वेलकम बैक टू SK1 बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी अबाउट द सुपरइम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड हाउ इट एक्चुअली लीड्स टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स या फिर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट यू हैव। अब देखो यहाँ पे क्लियरली हम लोग जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो कॉम्बिनेशन है जो कि ऑसिलेट करती है दैट प्रोड्यूसेस व्हाटएवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ। क्लियरली लाइट ही एक काइंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हम लोग क्लियरली आईज से देख सकते हैं, बट व्हाटएवर ईएम वेव इज देयर वो यहाँ पे ईएम फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से होती है। नाउ व्हाट यू सेज कि लाइट आपने क्या कह दिया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो आपको पता है, चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है कि इफ यू हैव अ पॉइंट चार्ज ओवर हियर, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये किसी भी पॉइंट इन स्पेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, बट व्हाट यू सी इज कि जब यही चार्ज मूव करेगा तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जो कि अगेन इनडायरेक्टली एक काइंड की रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। नाउ जब यही चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इसकी एक्सेलरेशन की वजह से एक ईएम फील्ड तो क्रिएट होगी, लेकिन इसमें डिस्टरबेंस होगी जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेट, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होते हैं। दैट इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। किसी भी चार्ज को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वहाँ पे एक्सेलरेशन, वहाँ पे जो चार्ज होता है उसके लिए ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एग्जिस्ट करती है समथिंग लाइक दिस -q/4πε0। एंड यहाँ पे आपके पास हो गया, फिर आर स्क्वेयर का एक टर्म आता है विच इज बेसिकली वेर आर इज द डिस्टेंस टू द पॉइंट जहाँ पे फील्ड की कैलकुलेशन हो रही है। एंड व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक ये काइंड का आपके पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ये आपके पास उस डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर हो गया, माइनस साइन मैंने पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लगा दिया। आप एक ऐसा भी साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हो जहां पे यू कैन टेक दिस यूनिट वेक्टर टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो व्हाट पॉइंट आई हैव टेकन, क्योंकि मैंने ये टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट लिया है। अब देखो यहाँ पे दिस फॉर्मूला इजंट एंटायरली करेक्ट फॉर द रीजन कि अगर आपका ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया तो आपको पता है ये डिस्टेंस क्या है, आर है, ये कुछ और डिस्टेंस हो गई। जब ये कुछ और डिस्टेंस होगी तो फील्ड चेंज होगा। जब ये फील्ड चेंज होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चेंज आएगी, तो आपको पता है कि क्लियरली ये डिस्टेंस की वजह से आएगी, ये तुरंत नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंस इन दिस वर्ल्ड या फिर इन दिस यूनिवर्स इन नेचर फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो ये लाइट की स्पीड से चेंज होती है, मतलब जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पास हुआ ये इन्फ्लुएंस चेंज नहीं हो सकती है, मतलब उतनी ही फील्ड रहेगी। तो आपको क्या पता चला, फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन भी आपको एक करेक्शन इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये टाइम टी पे इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ पे किस चीज से अफेक्ट होगा कि ये जो डिस्टेंस है आपको टाइम टी माइनस लेट्स से आर ओवर सी, क्योंकि अगर ये स्मॉल इनफ डिस्टेंस है तो ये मैंने आर ओवर सी ओवर अ कॉन्स्टेंट टाइम ड्यूरेशन ले लिया, टी माइनस आर ओवर सी पे ये डिस्टेंस, ये जो यूनिट वेक्टर भी है वो पुट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस तो पहले का ही पुट करना पड़ेगा एंड ये यूनिट वेक्टर आप कौन से वैल्यू ऑफ टाइम पे पुट करोगे, टी माइनस आर ओवर सी पे पुट करोगे। तो यहाँ पे एक प्राइम लगा दो, एक डैश लगा दो। अब टू अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि हम लोग ऐसी वैल्यूज पे बेसिकली फील्ड की कैलकुलेशन करें, यहाँ पे एक एडिशनल टर्म भी आ जाते हैं विच इज बेसिकली पुटिंग दिस फैक्ट इनटू अकाउंट इनटू अवर इक्वेशंस कि यहाँ पे एक ऐसे काइंड की हमें करेक्शन करना पड़ेगा, नेचर को एक ऐसी करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आपके पास फॉर द करेक्शन एक टर्म आ गया, एक और टर्म आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। इनफैक्ट हर केस में आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस चीज को मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ताकि आपको क्लियरली पता चल रहा है, वी कैन सी, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो इसमें भी अपीयर करेगा, इसमें भी अपीयर करेगा। दिस पर्टिकुलर टर्म दैट यू हैव ओवर हियर इज 1/c² d ऑफ e प्राइम कैप ओवर में dt। इनफैक्ट इट इज सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। अब दिस टर्म दैट यू हैव ओवर हियर हैज अ ग्रेट मीनिंग इन फिजिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल्दो दिस इज योर नॉर्मल लाइफ कूलम्स लॉ के जो आप कूलम्स लॉ में देख रहे हो, जो चार्जेस की स्टैटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, देन यू हैव अ टर्म फॉर करेक्शन। ये जो टर्म है
ये ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस होल्ड करता है, इन द सेंस कि अगर आपने मान लो डबल डिस्टेंस कर दिया, यहाँ पे आपने डबल डिस्टेंस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाती है, आपने ट्रिपल डिस्टेंस किया, फील्ड 1/9 हो जाती, आपने 100 टाइम्स डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो ये बेसिकली 1/10,000 फैक्टर इसके हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म दैट यू हैव ओवर हियर, इट डजंट फॉल इनवर्सली टू द डिस्टेंस, ये इनवर्सली टू द डिस्टेंस फॉल नहीं करते। मैक्सवेल ने एक्चुअल में यहाँ पे एक करेक्शन किया था इन फील्ड के इस बेसिकली फॉर्मूला में ये नया टर्म इनपुट किया। मान लो आपके पास कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज है, किसी भी ऑसिलेटिंग चार्ज के लिए कोई भी ऐसा एक्सेलरेटिंग चार्ज है, इन स्पेसिफिक अगर आप देखोगे ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस के लिए, यहाँ से मैं अब ये आर स्क्वेयर वाले इफेक्ट्स इग्नोर कर रहा हूँ, मैं अब आर स्क्वेयर वाले इफेक्ट्स इग्नोर कर रहा हूँ फॉर ग्रेट डिस्टेंसेस जहाँ पे ये इनफ फॉल कर गए। ये जो फील्ड आती है ये आपकी क्या आती है, दिस इज माइनस क्यू ओवर में 4πε0। इनफैक्ट वेक्टर भी हटा देते, वी डोंट नीड एवरीथिंग इन वेक्टर्स। माइनस क्यू ओवर 4πε0 आपके पास हो गया आर सी स्क्वेयर एंड dx ओवर dt, जिसे मैं अब क्या लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ लेट्स से फॉर इंस्टेंस ax t माइनस आर ओवर में c। अब ये t माइनस आर ओवर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, दिस इज टू शो कि ये ax मैंने कहाँ पे रखा है, t माइनस आर ओवर सी इंस्टेंट पे रखा है, तब आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट t मिलेगा। नाउ लुक व्हाट आई मीन बाय दिस, कि जब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे यहाँ से क्लियरली आपको ये टर्म मिलेगा, ये जो r वाला एक टर्म है यहाँ पे आपको निकल जाएगा, दिस इज द एक्सेलरेशन, इनफैक्ट इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज टू द लाइन ऑफ साइट, it is the tangential acceleration of the charge to the line of sight or that is connecting the charge to this point जहाँ पे फील्ड की कैलकुलेशन हो रही है। एंड इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इसको कैलकुलेट करने एट t माइनस आर ओवर सी की वैल्यू पे जब आपको t इंस्टेंट पे चाहिए, क्योंकि r ओवर सी आपका अगेन ये एक करेक्शन टर्म आ गया। यहाँ पे c इज द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, तो ये चीज हमें परफेक्टली मिल गई, ऐसे स्ट्रेट अप डेरिवेशन हो सकती है। अब इसी की वजह से दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फील्ड होती है, दिस इज द ए फील्ड ऑफ अ लाइट वेव या फिर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही एग्जिस्ट करती है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाला जा सकता है, बट वी वॉन्ट गेट इनटू दैट। नाउ लेट्स गेट इनटू सम एक्चुअल रियल स्टफ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मान लो आपके पास एक काइंड का जनरेटर है जो कि चार्जेस को इन अ वायर अप एंड डाउन ड्राइव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को या फिर किसी भी काइंड के चार्ज को अप एंड डाउन ड्राइव कर रहा है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो क्लियरली जब ये चार्जेस अप एंड डाउन ड्राइव हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे। इन वेव्स की ओवर ग्रेट डिस्टेंस आप ये फील्ड फील कर सकते हो। इनफैक्ट व्हेन यू आर विविंग एनी ऑब्जेक्ट, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आइज के बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो भी आपके आइज के अंदर चार्ज है उन्हें ऑसिलेट करा रहे हैं, एंड आप अपनी आइज के चार्जेस की ऑसिलेशन की वजह से उस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि उसकी फील्ड की वजह से है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास ये पर्टिकुलर जनरेटर है, ऑलराइट। अब दिस इज पर्टिकुलर सोर्स दैट यू हैव ओवर हियर, इसकी फील्ड को फील करने के लिए कोई डिटेक्टर भी चाहिए, तो ये मैंने लगा दिया डिटेक्टर डी। नॉट नेसेसरीली कि यहाँ पे भी एक जनरेटर चाहिए जो कि अप एंड डाउन ड्राइव करेगा, इसकी जो फील्ड आएगी इस पॉइंट पे रीच करेगी, वो फील्ड ही इस डिटेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अप एंड डाउन डिराइव करने के लिए इनफ है। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो, ये फील्ड ही इसके चार्जेस को अप एंड डाउन ड्राइव करेगी। अब तो यहाँ पे क्लियरली मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ साइट, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम ये जो भी है लाइट वेव यहाँ पे रिसीव होगी फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू द मैक्सिमम फील्ड। यही चीज अगर आपने यहाँ पे कर दिया, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, या एंड व्हेन यू बेसिकली डू दिस काइंड ऑफ थिंग, तब इस पॉइंट पे एक डिटेक्टर प्लेस करने पे आपको पहली चीज डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, अगर हमें डिस्टेंस इंक्रीज नहीं करना है तो क्लियरली यहाँ पे लेस रिसीविंग होगा ऑफ द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज करते हैं, एंड ये जो है हमारा जो भी डिस्टेंस आर पे रखे ओवर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमने इस डिटेक्टर को यहाँ पे प्लेस कर दिया ओवर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, जैसे एक सर्कल के जैसे जा रहा है। अब डिस्टेंस वही है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ साइट
जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इस पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन मैक्सिमम नहीं है, तो यहाँ पे रिसीव हो सकता है बट उतनी ज़्यादा फील्ड रिसीव नहीं होगी। तो आपने क्या किया, इसी की ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज किया, एंड जब आप इसी की ओरिएंटेशन को कुछ ऐसा करोगे तब आप मैक्सिमम फील्ड यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, यहाँ पे EM वेव्स रिसीव कर सकते हो। अगेन इसके कंपैरिजन में नहीं होगी व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने उसी चीज को प्लेस किया, फिर यहाँ पे प्लेस किया, एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस दैट यू हैव, उसके अकॉर्डिंग ओवर द रेडियस ऑफ अ सर्कल आप प्लेस करके देख रहे हो कहाँ पे कितनी वैल्यू ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफैक्ट वो तो इनफैक्ट ऑसिलेट कर रही है, लेकिन वॉट एवर वैल्यू ऑफ मीन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू आर गेटिंग ओवर दैट एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ रे दैट यू आर गेटिंग ओवर दैट, तो कुछ ऐसे ये ड्राइव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अप एंड डाउन। दिस इज इनफैक्ट नॉट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है द सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कैसे ये हेल्प कर सकता है इन द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मान लो इसी का मैंने टॉप वेव देखा, आई एंटर इनसाइड द बोर्ड एंड वेव इट फ्रॉम द टॉप, एंड व्हेन आई डू दैट तो मुझे क्लियरली एक पॉइंट दिख रहा है, ये सोर्स। तो मैंने एक सोर्स इससे ले लिया, दिस इज माई सोर्स S1, दिस इज माई सोर्स S2। मैंने यहाँ पे एक डिटेक्टर प्लेस किया which is my detector capital D which is equidistant from 1 and 2, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 and 2 को दोनों को सेम जनरेटर से ड्राइव किया, जिसकी वजह से बोथ आर ऑसिलेटिंग, बोथ चार्जेस और वायर्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज विद ईच अदर। जब ये इन फेज ऑसिलेट करेंगे एंड इक्विडिस्टेंट पे होंगे, हमें पता है किसी भी पॉइंट इन टाइम पे एक्सेलरेशन से इक्वल होंगे, एंड यहाँ पे आपके पास सिंस डिस्टेंस भी इक्वल है, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इक्वल फील्ड रिसीव करेगा, इक्वल फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट पे, एंड आपको पता है तब जिसकी वजह से जो नेट रिजल्टिंग फील्ड होगी एंड सेम डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे टोटल फील्ड यहाँ पे ट्वाइस होगी द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द इंडिविजुअल सोर्स। ये आपको ऐसे फील्ड मिल रही है। अब देखो, ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके पास दो सोर्सेज हैं विच आर ऑसिलेटिंग इन फेज विद ईच अदर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहे हैं। तो यू हैव टू सोर्सेज ऑफ वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब दोनों वेव्स इन फेज स्टार्ट किए थे एंड ट्रैवलिंग टू एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट, तो क्लियरली वो इंटरफेयर करते हैं एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एंड वहां पे व्हाटएवर इंटेंसिटी की वेरिएशन होती है, this is basically the case of the constructive interference of an electromagnetic wave, जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली 4 टाइम्स हो जाएगी, वी ऑल नो दैट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा कि अगर मैंने इन्हें आउट ऑफ फेज ड्राइव कर दिया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ड्राइव करने पे, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ड्राइव करने पे आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे आएगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन जब एक की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे की उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेट फील्ड यहाँ पे जीरो हो गया। जब दो आपके पास सोर्सेज हैं जो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में वेव्स एमिट कर रहे हैं एट मीटिंग एट एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन के कंसेप्ट को इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के कंसेप्ट से एक्चुअल में रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट ही अराइजेस आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं इसके और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी कि हम लोगों ने क्या किया कि इन्हें इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पे नहीं रखा, कि मान लो हियर यू हैव सोर्स S1, यहाँ पे सोर्स S2, इन्हें दोनों को फिर से इन फेज कर दो, इन फेज ड्राइव करो, लेकिन फिर से हम लोग एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया कि लेट्स से डिटेक्टर को यहाँ, सो नाउ व्हाट विल डू इन दिस पर्टिकुलर केस कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा नहीं ट्राई करेंगे कि इन फेज आउट ऑफ फेज ड्राइव करो, इन फेज ही रखेंगे, लेकिन पाथ लेंथ को डिक्रीज कर दिए या फिर इंक्रीज कर दिए, लाइक इन रिलेटिव कंपैरिजन टू 1 and 2। लेट्स से कि जो 1 से 2 तक हमारे एंड 2 से 1 से D तक एंड 2 से D तक जो पाथ लेंथ जा रही है ये स्ट्रेट लाइन वाइज, जिसकी वजह से EM वेव ट्रैवल करेगी, इसमें डिफरेंस इन पाथ लेंथ आपने क्या ले लिया, आपने D ले लिया। मतलब अगर 1 से D तक x है, तब 2 से D तक आपने x plus D ले लिया।
अब यहाँ पे आप बेसिकली क्या देख सकते हो कि दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग ओवर हियर कि इतनी x प्लस डी की वेरिएशन आई। व्हेन ये जो EM वेव है 1 से D तक जाएगी, सो क्लियरली यू विल सी, मान लो कुछ ऐसा आपका फिगर बना, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमें कॉज करना है तो जो 2 से D तक जो हमारी EM वेव जाएगी, इवन दो यहाँ पे इन फेज ड्राइव किया गया, ये कुछ ऐसे जानी चाहिए, ये कुछ ऐसे जानी चाहिए, कुछ ऐसे जानी चाहिए, तब यहाँ पे मिलके एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्लियरली आएगी। ये ऐसे बेसिकली ऐसे फॉर्म कैसे हो सकता है, इफ यू क्लियरली सी ओवर हियर, यहाँ पे एक पाथ लेंथ, यहाँ पे आपने अगर एक डिफरेंस g इन देयर पाथ लेंथ किया है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 2 पॉइंट्स में मान लो 1 की है, ये 2 की है, लेट्स से दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2, तो आपको क्लियरली पता है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए अगर आप यहाँ पे इसे कंपेयर करोगे, इफ दिस वाज जस्ट ओवर हियर तो एक कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता था, और इफ दिस वाज जस्ट ओवर हियर तो एक कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता था। इन केस दिस वाज हियर, जो कि विच इज अगेन द वेरी सेम वे, इक्विवेलेंट वे ऑफ सेइंग द वेरी सेम थिंग। तो एक डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, λ/2 का। अगर λ/2 का डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ हो जाए कि इसने λ/2 ये लैग कर रहा है, एंड बाई λ/2 लैग करे, यहाँ पे व्हाट आई मीन कि इतनी डिस्टेंस से लैग कर रहा है, तब आपको क्लियरली पता चलेगा, या फिर लैग कर रहा है, वन इज लैगिंग बिहाइंड अदर, तो आपको क्लियरली पता चलेगा इवन दो वो लोग इनिशियली इन फेज से, जब 1 एंड 2 यहाँ पे दोनों आएंगे तब वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। दिस इज द केस जहाँ पे बोथ वेव्स आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर, दे आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। ये क्लियरली कैसे हो रहा है, जब ये डिस्टेंस d किसके इक्वल होगा, λ/2 के इक्वल होगा, क्योंकि λ/2 के इक्वल जब ये डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ होगा, तब एक ने क्या किया, एक λ/2 से इन डिस्टेंस लैग करेगा, जिसकी वजह से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आ जाएंगे, एंड यहाँ पे फाइनली इस पॉइंट पे क्या होगा, अनदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। This is just another thing that you can correlate with your study in waves कि ऑल्दो दो ऑसिलेटर्स या फिर दो आप कोई भी काइंड के लेट्स से वेव के सोर्सेज लेते हो, उन्हें इन फेज ड्राइव करोगे, लेकिन फिर भी ऐसे λ/2 या फिर λ/4 ऐसा आपका कोई जो डिस्टेंस आता है, नॉट नेसेसरली λ/4, तो ऐसा कोई भी डिस्टेंस आपके पास आएगा, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या देखोगे कि वहां पे एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, इवन दो द वेव्स वर or whatever the field is causing, whatever disturbance is causing this wave to travel, even though वो in phase travel कर रहे थे इनिशियली, लेकिन यहाँ पे वो आउट ऑफ फेज आ गए एंड एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज किए। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कॉज हो सकती है कि अगर इनके डिस्टेंस इन पाथ लेंथ लैम्डा हो, तो ये आपके एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ही, इसके सुपरपोजिशन का कंसेप्ट ही आपको क्या देता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स देता है, वेदर दैट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और व्हाटएवर। इस सिचुएशन को पर्टिकुलरली हम लोगों ने ज़्यादा क्वालिटेटिवली एनालाइज किया रादर देन क्वांटिटेटिवली, लेकिन फिर भी द वीडियो वाज जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे इस कंसेप्ट को राइज देता है, इस कंसेप्ट को बर्थ देता है, इनफैक्ट हाउ दिस इज इम्पैक्ट ट्रू कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी ओरिजिन इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को भी डिराइव किया जा सकता है, विच इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।